नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसका लास्ट हम लोगों का चल रहा है अंतिम स्टेज। इसमें प्रकरण 4 आधुनिक काल के प्रकरण 4 काव्यखंड का हम लोग आज वाचन करेंगे, जिसका समय संवत 1975 है। तो नई धारा तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएँ। ठीक है, इसकी ये ध्यान देने योग्य बात है कि चतुर्थ खंड में क्या है, नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं हैं। ठीक है, द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मंजी, इसमें संदेह नहीं, पर अब इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए: उर्दू या फारसी की राहों का, संस्कृत के वृत्तियों का और हिंदी के छंदों का, है ना। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अत्यंत दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः ब्रह्म वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना है उसका मंजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी हैं। सवैया यद्यपि वर्ण वृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में नहीं। मातृक छंदों में कोई अड़चन नहीं है, पर प्रचलित मातृक छंदों के अतिरिक्त काव्यजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का, क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्वों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मंजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। तो कौन ला रहा है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। ठीक है दोस्तों, उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मन जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इसमें परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मंजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुसार जोड़ कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने पर उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। नए नए छंदों के व्यवहारों और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आज ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। ठीक है, तुले हुए, देखिए द्विवेदी जी का कथन है ये कि क्या कथन है, तो देखिए दोस्तों, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आज ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, पर यह बहुत अच्छी
बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद मीटर के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। तो देखिए निराला जी की चर्चा भी यहाँ पर की है। यह अमेरिका के एक वाल्ट हिटमैन की नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए ये लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में बता रहा है। ये किसकी रचना है तो आप सबको पता है कि वाल्ट हिटमैन की रचना है। उसने सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है? अ चॉइस ऑफ इम्प्रेशन, थॉट ऑफ फीलिंग थ्रू thoughtful thought नहीं together without with rhyme which matters little without matter which matters more and often without reason which matters much। तो इसका हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सारांश की बात करते हैं। सारांश यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंद व्यवस्था का ही नहीं बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी वे ही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गई जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रागनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ या वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद या पर अवलंबित नहीं। छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित और अनेक रूपता होगी। यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिथिल जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया है, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। उनमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने का वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान का ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह कि प्रेम जगाया तो गया पर कुछ नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। द्वितीय उत्थान में कुछ
तीन ब्रज भाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रगल्भता न दिखाई पड़ी। शैली में प्रगल्भता और प्रचितता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह कर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ साफ कहा गया है कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नई कविता अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता सवाइये दोहे सोटे लिखने से बाज नहीं आती। तो द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवित्व सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति को कभी लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उनके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमयी सत्ता के भाव अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और अमानविक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर न हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा रहा। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीति समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को न बढ़ाने पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। पर सरकार पर रोष या संतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिथिल बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव देखने में नहीं आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी
की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगे। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों के चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये छोर की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा और उसकी गूंज यहाँ भी पहुँची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती हैं, यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन, तो देखिए कौन कौन से आंदोलन की चर्चा शुक्ल जी कर रहे हैं। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि आंदोलनों का विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, अब देखिए किसकी चर्चा, किन किन कवियों की चर्चा कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी है ना, आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों को देखा देखी खड़े होते हैं, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ भी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृति है, नहीं कहा जा सकता है। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई। भक्ति काल और रीतिकाल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रूप इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। वस्तु विधान
की ओर नहीं। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बांग्ला या अंग्रेजी कविता का परिचय कराने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती वेदना की विवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य किसी ललित पदावली तथा रसात्मक और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे, जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बांग्ला कविताओं से प्रभावित थे। वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक, चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बांग्ला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 सन 1910 से ही निकलने लगे थे। वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कविताओं की रचनाओं के कुछ अनुवाद ग्रे वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कविताओं की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार के फुटकर कविताएं और प्रगीत मुक्तक लिरिक्स बांग्ला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में उनकी नए ढंग की रचनाएं संवत 1970-71 से ही निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। अब मैथिलीशरण गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, जाते जाते इतना कहेंगे कि अगर यह क्लास आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।